Assalamu alaikum. I'm your course instructor, Mr. Iqbal from the Division of Science and Technology. हम लोग बात कर रहे हैं आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से और आज आप लोग जिस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं उसका नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉन्टेक्स्ट। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले जो चीज़ देखेंगे वो ये है कि प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कभी भी आइसोलेशन में नहीं चलाए जा सकते। जैसा कि आप सबको पता है, आपको लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी ये बात बताई गई है कि प्रोजेक्ट का मतलब है द होल थिंग। सिर्फ प्रोडक्ट जो है वो प्रोजेक्ट नहीं है, सिर्फ प्रोसेस जो है वो प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये पूरी कोलैबोरेशन है जिसको प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। तो वो आपको यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें क्योंकि इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स क्योंकि इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी तरह की टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, बहुत सारी तरह के बिजनेसेस हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। तो इस वजह से आपके प्रोजेक्ट्स कभी भी आइसोलेशन में रन नहीं होते, बल्कि दिस इज़ द कोलैबोरेशन और द मर्जर ऑफ होल थिंग। कह रहा है जनाब प्रोजेक्ट्स मस्ट ऑपरेट इन अ ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट, मतलब कि आपके पास जो एनवायरनमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आपका प्रोजेक्ट जो है वो रन किया जाएगा। आप किसी भी एबीसी प्रोजेक्ट को सोच सकते हैं फॉर योर सेक ऑफ एग्जांपल। आपको मैंने एफवाईपी की लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी। आप किसी बड़े प्रोजेक्ट को, आप अपने सिटी लेवल पे प्रोजेक्ट को सोच सकते हैं। ये मेट्रो के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऑरेंज ट्रेन के प्रोजेक्ट्स होते हैं, कोई हमारे यहाँ पे ओवरहेड बन रहा है उसके प्रोजेक्ट हो रहे हैं, किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट चल रहा है, किसी का कोई आर्ट का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो वो जो प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के, डिवीजन के, डिपार्टमेंट के लेवल पे ही चलाए जा रहे होते हैं। मतलब कि तमाम लोगों का समहाउ दी अदर उसके अंदर कोई ना कोई रोल ज़रूर होता है जो वो अपनी जगह पर प्ले कर रहे होते हैं। कह रहा है प्रोजेक्ट मैनेजर्स मस्ट यूज सिस्टम थिंकिंग, मतलब सिस्टम के आपने पर्सपेक्टिव से सोचना है। दैट इज टेकिंग अ जनरल व्यू ऑफ कैरिंग आउट प्रोजेक्ट्स विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि आपने प्रोजेक्ट को सोचना है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से। जो कि बात उसने यहाँ पर भी क्लियर किया कि ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट को देखते हुए, अब जिस तरह मैंने आपको कहा कि जो गवर्नमेंट लेवल के प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन के चल रहे हैं, तो ठीक है कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट तो चल रहा है लेकिन किस पर्सपेक्टिव के अंडर आ रहा है, हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अंडर आ रहा है। यही कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट अगर यूके, यूएसए, यूएई की गवर्नमेंट के अंडर जाएगा तो उसका पर्सपेक्टिव और बदल जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा, ये नैरो हो जाएगा, वो तो बात की बात है, लेकिन पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा क्योंकि आपका व्यू पॉइंट ही चेंज हो गया। सीनियर मैनेजर्स मस्ट मेक श्योर प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू टू सपोर्ट करंट बिजनेस नीड्स। जितने भी सीनियर मैनेजर्स हैं उनको ये देख के प्रोजेक्ट को चलाना है कि हमारी जो बिजनेस की ज़रूरतें हैं वो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा है या नहीं कर रहा। अब इस चीज़ को अगर आप जहन में रखें और अगर मैं आपको सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो आपको दोनों दो चीज़ें जो है वो गौर करनी है। एक वो जो हम लोग एसआरएस या जो रिक्वायरमेंट्स हम लोग ले रहे होते हैं, मतलब हमारे कस्टमर की ज़रूरत क्या है, उसको तो हम लोग देखेंगे देखेंगे कि जनाब प्रोजेक्ट जो है वो हमारे कस्टमर की नीड्स को पूरा कर रहा है या नहीं। अगर हमारे कस्टमाइज प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो दूसरी चीज़ जो यहाँ पर हमारे पास आ जाती है या जिसके ऊपर फोकस करना है वो ये है कि अगर आपने कोई भी अपने कस्टमर से, एबीसी कस्टमर से कोई भी XYZ प्रोजेक्ट बनवाया, मतलब बनवाना आपको आया है वो प्रोजेक्ट बनने को, तो आपने दूसरी चीज़ जो ज़रूर ऑब्जर्व करनी है या बल्कि आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं। फॉर श्योर अगर आप कोई काम कर रहे हो, आप कस्टमर्स ले रहे हैं, आप क्लाइंट्स ले रहे हैं, तो इस सिनेरियो के अंदर या तो आप फ्रीलांस कर रहे होगे या आपका कोई कारोबार है जो आप चला रहे हो, आपका कोई सॉफ्टवेयर हाउस है जो आप रन कर रहे हो। तो आपके सॉफ्टवेयर हाउस की, मतलब आपके बिजनेस की नीड्स जो हैं वो कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही। तो दिस इज द व्यू पॉइंट, जो ऑर्गेनाइजेशनल व्यू पॉइंट है, जो कि आपने कंसिडर करना ही करना है। अगली चीज़ आ जाती है, वो आपको बता रहा है कि सिस्टम अप्रोच में क्या है, मतलब वो कह रहा है कि सिस्टम व्यू पॉइंट देखना है या बड़ा आपने थोड़ा बिगर सोचना है। तो उसके अंदर वो आपको कह रहा है कि जनाब ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये 1950s में कहीं पे जाके इमर्ज हुआ है और इसके अंदर तीन बेसिक पॉइंट्स जो हैं सिस्टम अप्रोच के अंदर देखे जाते हैं। सबसे पहली चीज़ आपकी सिस्टम की फिलॉसफी आ जाती है, दूसरी चीज़ उसके एनालिसिस आ जाता है और तीसरी चीज़ जो है वो आपके सिस्टम की मैनेजमेंट आ जाती है। अब सिस्टम की फ़िलॉसफ़ी क्या है, वो कह रहा है जनाब कि आपकी ये एक ऐसी एनालिटिकल अप्रोच है, क्योंकि सिस्टम अप्रोच है तो ये एक एनालिटिकल अप्रोच है, मैनेजमेंट के हवाले से है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के हवाले से है। तो आपकी सिस्टम की फ़िलॉसफ़ी क्या है, मतलब आप ओवरऑल क्या सोचते हो कि आपकी क्या चीज़ बन के जो है वो मार्केट में आएगी। दिस इज़ जस्ट लाइक कि आप जब अपने प्रोजेक्ट को उठा रहे हैं, आप मार्केट से कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं, आपका क्लाइंट है डायरेक्ट जो आप जिसके साथ डील कर रहे हैं, तो बेसिकली आपने क्या समझना होता है कि हम लोग किस फिलॉसफी के ऊपर
किस थॉट के ऊपर ये काम करने जा रहे हैं। जो हम लोग रिक्वायरमेंट्स के टाइम पे बहुत सारी दफ़ा आपको आपके टीचर्स ने भी ये बात क्लियर की होगी कि रिक्वायरमेंट्स का टाइम जो है वो बड़ा क्रूशियल टाइम कंसिडर किया जाता है, बिकॉज दैट इज़ द टाइम जब आप अपने एंड यूज़र के साथ डायरेक्ट कनेक्शन के अंदर होते हैं। और डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब है कि आपने उसको अंडरस्टैंड करना है। दिस इज़ द रीज़न रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स जो हैं वो पढ़ते हैं, इसको पूरी फिलॉसफी पढ़ते हैं, पूरी साइंसेस पढ़ते हैं कि आपका क्या व्यू पॉइंट है, आपका थॉट प्रोसीजर क्या है, वो क्लियर होना चाहिए। तो कह रहा है सिस्टम फिलोसफी एंड ओवरऑल मॉडल फॉर थिंकिंग अबाउट थिंग्स एज सिस्टम्स। आपने सब चीज़ों को किस तरह कोलैबोरेट करके चलाना है, इस तरह समझ लो, या इस तरह समझ लो कि आपने अपने सिस्टम को किस तरह से डीकम्पोज करना है कि आपका काम जो है वो डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करते हुए काम हो जाए। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपने स्टूडेंट्स को ये बात कहती हूँ कि जब भी आप सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, जब भी आप अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आप हमेशा डिवाइड एंड कॉन्कर सोचते हैं या टॉप डाउन डिजाइन सोचते हैं। और जब सॉल्यूशन बिल्ड हो जाता है और आप उसको एग्रीगेट करने की बात करते हैं, तो आप हमेशा बॉटम अप स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं कि आपने जो टुकड़ों टुकड़ों में चीज़ें अचीव की हैं, अब आप उनको कंपाइल करेंगे और कंपाइल करके एक पूरा सिस्टम जो है वो आपका तैयार हो जाएगा। तो सिस्टम्स फिलोसफी भी यही है कि अच्छा जी डीकम्पोजिशन किस तरह से हो सकती है, और अगर डीकम्पोज चीज़ें हैं तो उनको किस तरह से दोबारा से कंपोज और इनटू वन यूनिट किया जा सकता है। दूसरी चीज़ है सिस्टम एनालिसिस। ये वही प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। एनालाइज करेंगे आप अपने सिस्टम को कि चीज़ें किस तरह से होंगी, वो जो सारी की सारी ख्याली पुलाव आपने पकाए हुए हैं उनको अब आपने ऑन बोर्ड लेके आना है, ऑन रियलिटी उनको किस तरह से सॉल्व करना है, तो वो चीज़ें होती हैं। सिस्टम्स मैनेजमेंट, अब इसके अंदर आपके बिजनेस की नीड आ जाएंगी, आपकी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का सारा जितने भी उसके आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो भी डेकोरम है वो आ जाएगा। तो वो कह रहा है कि जनाब एड्रेस बिजनेस टेक्नोलॉजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज बिफोर मेकिंग चेंजेस टू द सिस्टम। चेंजेस तो बात की बात है, आप सिस्टम बनाते हुए भी ये तीन चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे भी, बल्कि अगली स्लाइड में आ जाएगा थ्री स्फीयर मॉडल। अब वो थ्री स्फीयर मॉडल आपको यही बताता है कि जनाब आपने अपने बिजनेस के बारे में सोचना है, आपने टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना है, और आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है। तो थ्री स्फीयर मॉडल के अंदर उन्होंने ये एक एग्जाम्पल दी है टैबलेट प्रोजेक्ट की। और वो कह रहा है कि जनाब जो टैबलेट प्रोजेक्ट्स हैं वो आप प्रोजेक्ट्स आपने टेबलेट्स जो हैं वो आपने स्टूडेंट्स के दरमियान में कुछ आपने शेयर करने हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो उसकी तीनों पर्सपेक्टिव देखेंगे, मतलब ट्रायंगुलर अप्रोच देखेंगे। अगर आप देखें तो ये एक ट्रायंगुलर शेप ही है। आपको बिजनेस के बारे में भी सोचना है ये टेबलेट प्रोजेक्ट करते हुए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का भी सोचना और टेक्नोलॉजी का भी सोचना। बिजनेस में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है व्हाट विल द टैबलेट प्रोजेक्ट कॉस्ट द कॉलेज, व्हाट विल इट कॉस्ट स्टूडेंट्स, व्हाट विल सपोर्ट कॉस्ट बी, एंड व्हाट विल द इम्पैक्ट बी ऑन एनरोलमेंट्स। मतलब अगर मैं अपने प्रोजेक्ट की बिजनेस की बात कर रही हूँ, तो अब ऑर्गेनाइजेशन अगर तालीमी इदारा भी है तो समहाउ दी अदर वो बिजनेस ही है जो चलाया जा रहा है। और आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो इस तरह के काम करते भी हैं। मतलब टॉपर्स हैं तो टॉपर्स को लैपटॉप्स दे दिए, या कोई बहुत ही शानदार इदारा चल रहा है तो गाड़ियाँ और बाइक्स दे दी और पता नहीं क्या क्या कुछ कर दिया। तो अगर ये किया जा रहा है तो उसका बैक एंड रीजन क्या है, आप समझ सकते हैं इस बात को। मतलब कि ठीक है स्टूडेंट का फ़ायदा है, वो लैपटॉप चलाएगा या उसको टेक्नोलॉजी या टूल के ऊपर ग्रिप आ जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ उनकी मार्केटिंग है, उनका बिजनेस है जो चल रहा है। तो ये चीज़ जो है वो आपने कॉस्ट पे की है, क्या ये कॉस्ट आपको उतना प्रॉफिट दे के भी जा रही है। अब अगर आप ऊपर देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट विल द टैबलेट प्रोजेक्ट कॉस्ट द कॉलेज, और आखिरी चीज़ देखो व्हाट विल द इम्पैक्ट बी ऑन एनरोलमेंट। मतलब पहले उसने क्या देखा है कि कॉस्ट कितनी पड़ रही है, आखिरी चीज उसने क्या देखी है कि क्या एनरोलमेंट के ऊपर फायदा होगा, कोई प्रॉफिट मिलेगा हमें इस चीज से, अगली दफा क्या मजीद एडमिशन और मजीद एनरोलमेंट आ सकती हैं। तो ये चीजें जो है ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या कह रहा है विल द टैबलेट प्रोजेक्ट अफेक्ट ऑल स्टूडेंट्स, जस्ट ट्रेडिशनल स्टूडेंट्स, और ओनली सर्टेन मेजर्स। How will the project affect students who already have tablets or laptops? Who will develop special application or books for the tablets? एंड हु विल ट्रेन स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ। यहाँ पर बिजनेस की कारोबार की बात हो गई। अब आप आ गए हो ऑर्गेनाइजेशनल व्यू पॉइंट के अंदर कि अच्छा ठीक है फायदा हो गया हमें, नुकसान की तो खैर कभी भी बात नहीं होती बिजनेस के अंदर, यूजुअली फायदे की बात हो रही है। तो हाँ सवाए कुछ फलाही इदारों के, बट दैट इज नॉट समथिंग ट्रेड, वो एक और चीज़ है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज़ चल रही है, आप एक प्रोजेक्ट करना चाह रहे हो, तो वो कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर अब क्या चीज़ चलेगी। जिस तरह से स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स मिलते हैं जी गवर्नमेंट की तरफ से, अब गवर्नमेंट जो है वो लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, वो क्यों कर रही है, उनका क्या फ़ायदा है, स्टूडेंट्स को कितने पे कॉस्ट पड़ रही है, ये वो सब हो गया।
ये बिजनेस लेवल हो गया आपका। ओके, सो अब आखिरी चीज़ आ जाती है आपके पास टेक्नोलॉजी। मतलब कि ये जो आप टैबलेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं या जो लैपटॉप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसमें आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और क्या ये टेक्नोलॉजी या ये एप्लीकेशन जो है ये रिक्वायर्ड है या ये अपडेटेड है या ये स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी या नहीं करेगी। तो आपने टेक्नोलॉजी के अंदर सारे टूल्स और टूल्स से रेलिवेंट चीज़ों के ऊपर पॉइंट टू पॉन्डर करना है, उसके बारे में सोचना है। जैसे इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, विल मोर पावर कार्ड्स बी रिक्वायर्ड, कोड्स बी रिक्वायर्ड इन द क्लासरूम, शुड द टैबलेट्स बी बेस्ड ऑन एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एंड्रॉइड एंड अदर सिस्टम। मतलब कि अगर अब आपने, मैं आपको एग्जांपल दे रही थी लैपटॉप्स की, तो लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन का इनिशिएटिव जो है वो बिजनेस लेवल पे था। उसके बाद उसको ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट, मतलब आपकी यूनिवर्सिटीज तक आ गई बात। अब ऑर्गेनाइजेशंस में उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो चीज़ आ गई। अब और आखिरी चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर इलैबोरेट कर रही हूँ वो टेक्नोलॉजी है। मतलब कि जब आपके पास सिस्टम्स आए थे तो उसके अंदर कौन से सॉफ्टवेयर या कौन से टूल्स, यूजुअली ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ था, क्या वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हुआ था, नहीं हुआ था, क्या वो आपके लिए फ़ायदेमंद था या नहीं था। तो दिस इज समथिंग थ्री स्फीयर मॉडल ऑफ सिस्टम मैनेजमेंट। कि आपने पूरा सिस्टम, अब सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, आपका बिजनेस भी आ गया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी आ गई और आपकी टूल या टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर शामिल है। अगली चीज है जनाब पर्सपेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन किन किन पर्सपेक्टिव्स को जहन में रखते हुए काम करती है। तो ये चार पर्सपेक्टिव्स हैं जिनके ऊपर काम किया जाता है, जिनके ऊपर जो है वो सोचा जा सकता है। पहली चीज है स्ट्रक्चरल फ्रेम, ह्यूमन रिसोर्स फ्रेम, पॉलिटिकल फ्रेम एंड सिंबलिक फ्रेम। सबसे पहली चीज उसका स्ट्रक्चरल फ्रेम है। स्ट्रक्चरल फ्रेम जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर या उसकी हिरारकी को इलाबोरेट करता है। जिस तरह से आप सब यूनिवर्सिटीज से वाकिफ हैं, तो यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको पता है कि आपके स्ट्रक्चर में जो सबसे पहली कोलैबोरेशन आती है वो आपके टीचर्स के साथ आती है। टीचर्स की कोलैबोरेशन जो है वो कोऑर्डिनेटर या हेड ऑफ डिपार्टमेंट या चेयरपर्सन के साथ आती है। उनकी आगे से कोलैबोरेशन डायरेक्टर्स के साथ या डीन्स के साथ आती है, एंड देन उनकी आगे वाइस चांसलर्स और आगे, मतलब दिस इज द hierarchy, दिस इज द structure that should have to be followed in any kind of organization। अब मैं आपको क्योंकि इंस्टीट्यूशन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की एग्जांपल दे रही हूँ, अब आप इसको किसी भी बिजनेस के साथ, XYZ बिजनेस के साथ रिलेट कर सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आपके पास CEOs आ जाते हैं, डायरेक्ट मैनेजर्स आ जाते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर्स आ जाते हैं। उसके बाद आपके लोअर ग्राउंड आ जाते हैं, लोअर ग्राउंड के ऊपर आपके सारे एम्प्लॉइज आ जाते हैं, एम्प्लॉइज के बाद आपके डायरेक्ट लाइन्स आ जाते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर दैट शुड हैव टू बी फॉलो इन एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है जनाब स्ट्रक्चरल फ्रेम में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स हेल्प डिस्क्राइब दिस फ्रेम। अब कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल किस तरह से है, दैट इज हु इज गोइंग टू रिपोर्ट whom और हु इज गोइंग टू ऑर्डर whom। दोनों साइड से हिरारकी देख लो आप। मतलब कि अगर ऑर्डर्स आएंगे तो ऑर्डर्स का भी एक ट्रैक होगा, एक डायरेक्शन होगी, एक तरतीब होगी। और अगर आपके कोऑर्डिनेशन मैसेजेस जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन मैसेजेस की भी कोई ना कोई तरतीब होगी, जो मैं अभी आपको तरतीब बताने की कोशिश भी कर रही थी। अगला है आपका HR फ्रेम। HR फ्रेम के अंदर क्या आ जाएगा कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर श्योर अभी तक तो इतनी तरक्की नहीं हो गई कि सब कुछ आर्टिफिशियल होने लग जाए, तो फॉर श्योर ह्यूमन रिसोर्स इज द मेन पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपकी ह्यूमन जो रिसोर्स है, मतलब आपके जो HR है, उनके दरमियान कितनी अच्छी कोऑर्डिनेशन है, उनके दरमियान गैप्स हैं तो वो कौन से गैप्स हैं, या अगर वो जो लोग हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ कितने बेहतर तरीके से या कितनी हार्मनी से काम कर रहे हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रख रहे हैं, नहीं रख रहे। तो ये है आपका HR फ्रेम या ह्यूमन रिसोर्स फ्रेम। एंड माइंड इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है, बिकॉज अगर HR जो है किसी भी इदारे की काम करना छोड़ दे या ईमानदारी ना करे या इररिस्पॉन्सिबल बिहेव करे, तो आपका पूरा इदारे के अंदर चलने वाले सारे प्रोजेक्ट समहाउ दी अदर खसारे में जाते हैं, लॉस में जाते हैं, रिप्यूट ख़राब होती है, पैसा ज़ाया होता है। ये वो सब चीज़ें हैं जो आपके लोकल बिजनेसेस के अंदर भी और आपके गवर्नमेंट लेवल बिजनेसेस के अंदर भी या उनके गवर्नमेंट लेवल प्रोजेक्ट्स के अंदर भी ज़रूर कंसिडर की जाती है। तो आपकी HR बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम कहें जी गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट की कैबिनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मेन बंदा जो है वो उसके अंडर काम करने वाले सारे लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक का अपना कोई ना कोई रोल है प्ले करने के लिए। कोई भी उस रोल से ज़रा सा भी हटने की कोशिश करेगा या उसको ख़राब या उस खरा इख्तलाफ करने की कोशिश करेगा, जो जो पूरी चेन ऑफ जो कोऑर्डिनेशन की जो चेन है या जो पूरी चेन ऑफ ऑर्डर है या जो पूरी हिरारकी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो स्ट्रक्चरल फ्रेम तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बेटा इस स्ट्रक्चरल फ्रेम के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो HR ही हैं। ठीक है, तो HR को बहुत इंसान होना चाहिए, बहुत समझदार और बहुत डिसिप्लिन्ड और मैनर्ड होना चाहिए।
प्रोवाइडिंग हार्मनी बिटवीन नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड नीड्स ऑफ पीपल। ठीक है। सो एचआर फ्रेम का क्या काम है, क्या मतलब है कि जनाब वो अपने लोगों के जो है उसका नीड का ख्याल तो रखे रखे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की नीड का भी ख्याल रखा जाए। ओवरऑल देखा जाए कि जो प्रॉफिट है वो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट है रादर एक बंदे का। ठीक है। अगली चीज़ है जनाब आपका पॉलिटिकल फ्रेम। अब पॉलिटिकल फ्रेम, पावर इश्यूज, ये वो सारी चीज़ें, ये आई गेस तो कि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा है कि पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल फ्रेम चीज़ क्या होती है। वो कह रहा है जनाब, कोलिशंस कंपोज ऑफ वेरीड इंडिविजुअल्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड पावर आर की इश्यूज। अब बहुत सारी यूनियंस जो हैं वो बन जाती हैं बहुत सारी तरह के लोगों के दरमियान में। पॉलिटिकल इश्यूज, जहाँ कहीं पर भी ऑर्गेनाइजेशन होगी वहाँ पर ये वाले इश्यूज तो होंगे ही होंगे, अनलेस अंटिल मैं कहूँ कि वहाँ पे सारे पैगंबर हैं। इंसान है तो वो खता का पुतला है, गलतियाँ भी करेगा, पावर यूज़ भी करेगा, मिस मैनेजमेंट भी करेगा, इविल माइंडेड लोग भी होंगे, अच्छे लोग भी होंगे इदारे के अंदर, तो सब कुछ जो है वो साथ के साथ चल रहा होगा। तो वो कह रहा है जनाब कि आपके पास बहुत सारी तरह की कोलिशंस बन जाती हैं, बहुत सारी तरह की यूनियंस बन जाती हैं, और हर एक यूनियन का अपने स्टाइल के इंडिविजुअल्स होते हैं, उनका अपना इंटरेस्ट लेवल होता है। और ये चीज़ें जो हैं ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स भी लेके आ सकती हैं, और पावर इश्यूज जो हैं वो भी आ सकते हैं। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स ली जा सकती हैं। आपको गवर्नमेंट लेवल पर देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं बहुत सारी, हर एक के अपने इंटरेस्ट हैं, हर एक के अपने पावर इश्यूज हैं। आप छोटे लेवल पे आ जाओ, आप अपने इदारों में देख लें, आपने शायद कभी सुना भी हो किसी इदारे के बारे में जी के वहाँ पे यूनियन बन गई और यूनियन ने ये सब कुछ कर दिया। तो द थिंग इज कि यूनियंस कैन बी पॉजिटिव, कैन बी वर्क लाइक अ पॉजिटिव। आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे यंगस्टर के ग्रुप्स बन जाते हैं, और वो ग्रुप जो है वो सोशल वर्क करने के लिए जो है वो मुल्क में या शहर में या अपने इलाकों में एक्टिव हो जाते हैं, और करते करते उनका एक नाम हो जाता है। तो ये भी हो सकता है आपकी पॉलिटिकल फ्रेम के अंदर कि जनाब आपने जो ग्रुप बनाया, जो यूनियन बनाई, उसने लोगों की इंटरेस्ट में, लोगों की हिमायत में, उनके अच्छे के लिए काम किया। और दूसरी तरफ अगर आप किसी नेगेटिव पर्सपेक्टिव को देखो तो एक की हुई अच्छी चीज़ को यूनियंस खराब भी कर देती है। अगली चीज़ है जनाब आपका सिंबलिक फ्रेम। वो कह रहा है कि सिंबल्स आर मीनिंग्स रिलेटेड टू इवेंट्स, कल्चर्स, लैंग्वेजेस, ट्रेडिशंस एंड इमेजेस आर पार्ट ऑफ दिस फ्रेम। किसी भी तरह की जो सिंबलिक लैंग्वेज, आप सिंबलिक मीन यूज़ कर रहे हो, आपके लोगो, आपके स्लोगन, आपने एक स्पेसिफिक, जैसे आजकल हैशटैग्स का बड़ा ज़माना है, हैशटैग दिस, हैशटैग फलाना, तो ये लैंग्वेजेस हैं, आपके कल्चर हैं, आपके सिंबल्स हैं, आप उसको किस तरह से अपने लोगों को शेयर करते हो, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव को शो करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है। सो इस तरह के बहुत सारे हैशटैग या बहुत सारे तरह के स्लोगन्स या बहुत सारे तरह के लोगो कंपनीज के आप अक्सर देखते भी हैं कि जैसे आप ये हैं मोबाइल कंपनीज हैं, ये कहती हैं जनाब वी केयर, तुम ही तो हो, फलाना फलाना। तो दीज आर बेसिकली द सिंबलिक फ्रेम के आपके ऑर्गेनाइजेशन का पर्सपेक्टिव जो आप दुनिया को दिखा सको कि ये है। ठीक है। तो इवेंचुअली वो ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे के लिए होता है, लेकिन वो इस तरह से elaborate किया जा रहा होता है कि this is for the client side, this is for the stakeholder side. I hope you got all of these frames. ओके। अब व्हाट वेंट रॉन्ग, मतलब कि ये पुरानी बात है कि जब ये सिस्टम एनालिसिस नहीं था या जब ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इस लेवल तक नहीं थी तो क्या गलत था, मतलब कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे, थोड़ी सी हिस्टोरिकल बातें, थोड़े पुराने नंबर्स देखेंगे, और आपको नंबर से अंदाज़ा होगा कि अच्छा जी ये चल रहा था, ये चल रहा था, तो ये गलत चल रहा था। अब हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इसके अंदर की सारी चीज़ें आई तो व्हाट वेंट राइट, फिर अच्छा क्या हो गया, फिर बेहतर क्या हो गया। आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसकी वजह है। कोई चीज़ अगर रिसर्च में आई है, कोई चीज़ आर्टिकल्स में आई है, कोई चीज़ किताबों में आई है, किसी ने लिखी है, तो उसकी वजह है कि कहीं पे कोई कमी थी, कोई चीज़ लैग कर रही थी, तो इसलिए उसकी बेहतरी के लिए काम किया गया। कह रहा है इन अ पेपर टाइटल द स्टडी इन प्रोजेक्ट फेलियर, टू रिसर्चर्स एग्जामिन द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ 214 आईटी प्रोजेक्ट्स ओवर एन 8 ईयर पीरियड इन सेवरल यूरोपियन कंट्रीज। कोई बात हो गई कि जनाब एक रिसर्च की गई, और रिसर्च जो है वो 214 आईटी प्रोजेक्ट्स के ऊपर की गई, उनके सक्सेस और फेलियर के लिए की गई, यूरोपियन कंट्रीज के लिए की गई थी। The researchers found that only 1 in 8, that is 12.5%, were considered successful in terms of meeting scope, time and cost goals. I hope कि आपको ये सारी चीज़ों के बारे में पता है।
कि स्कोप क्या चीज़ होती है आपके प्रोजेक्ट की, टाइम क्या चीज़ है और कॉस्ट क्या चीज़ है। वो कह रहा था जनाब कि सिर्फ रेशो सक्सेसफुल होने की क्या थी कि 12.5%, आप 13% ही लगा लोगे, मतलब 100 में से 13 प्रोजेक्ट ऐसे थे जो सक्सेसफुल थे। किन किन चीज़ों को, किन किन प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल समझा जाता है? जो अपना स्कोप पूरा कर सके। स्कोप मतलब अगर आप इसको बहुत ही लेमन टर्म्स में ले जाओ तो आप कह सकते हो कि रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए, ठीक है। हमारे प्रोजेक्ट्स की तो यही स्कोप होता है ना कि जी आपके क्लाइंट ने जो काम कहा है वो काम पूरा हो जाए, तो हम कहते हैं स्कोप समहाउ द अदर फुलफिल हो गया है। टाइम मैनेज हो जाए, जितने टाइम पे काम दिया गया था उतने टाइम पे हो जाए, एक्सटेंड ना कर जाए, कॉस्ट जो है वो मीट कर जाए, कॉस्ट ज़्यादा ना हो जाए। तो इन तमाम चीज़ों के हवाले से वो कह रहा है कि जनाब रिसर्च की गई 8 साल और ये पता चला कि 100 में से 13 ऐसे प्रोजेक्ट, 12.5 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सक्सेसफुल रहते हैं इन तमाम चीज़ों के अंडर। तो ऑथर सेड दैट द कल्चर विद इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन टू ब्लेम। और अक्सर इन प्रोजेक्ट्स के ना सक्सेसफुल होने की वजह क्या है? आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, जो कि आपने पीछे फ्रेम के अंदर पढ़ा था। ये जो कल्चर है या ये जो नॉर्म्स हैं ये बेसिकली आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कहीं ना कहीं प्रीवेलिंग होते हैं, एचआर के अंदर भी, स्ट्रक्चर के अंदर भी, पॉलिटिकल फ्रेम के अंदर भी। तो ऑर्गेनाइजेशन इज समहाउ द थिंग जिसको ब्लेम किया जाना चाहिए। Among other things, people often do not discuss important leadership, stakeholders and risk management issues. और वो कह रहा है कि दूसरी चीज़ों के साथ साथ लोग जो हैं वो इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी बात नहीं करते थे। लीडरशिप की बात नहीं थी, स्टेक होल्डर्स की बात नहीं थी, रिस्क मैनेजमेंट नहीं था। तो ये सारी की सारी चीज़ें लैक कर रही थी, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट जो हैं वो सक्सेस की तरफ नहीं जा रहे। अगली चीज़ आ गई जनाब आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। वो कह रहा है कि जी 3 तरह के ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं: फंक्शनल स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर और मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। सबसे पहले है आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल ओके, सो फंक्शनल स्ट्रक्चर्स के अंदर वो कह रहा है कि जनाब आपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अगर फंक्शनल है तो इसका मतलब है कि हर एक को उसके फंक्शन, उसके कामों का पता है और वो उन्हीं कामों के अकॉर्डिंग एक दूसरे को रिपोर्ट करने के, ऑर्डर्स रिसीव करने के, हिरार्की को फॉलो करने के ताबे हैं। मतलब जो ऑलरेडी डिसाइडेड है वो वैसे ही रहने वाला है। तो कह रहा है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शनल मैनेजर्स रिपोर्ट टू द सीईओ, मतलब whosoever would be the functional manager वो सीईओ को रिपोर्ट करेगा। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर अगर फॉलो किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि प्रोग्राम मैनेजर्स या प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट whosoever the team leader, whosoever the program manager would be, who is going to report the सीईओ। और आखिरी चीज़ जो है वो आपका मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है। मैट्रिक्स जो है वो बेसिकली फंक्शनल और प्रोजेक्ट के दरमियान की एक चीज़ है जिसके अंदर आपके पास मोर ऑफन जो है वो एक या एक से ज़्यादा बॉसेस होते हैं जिनको आपने रिपोर्ट करना होता है। मतलब एक मैट्रिक्स है, एक टेबुलर थिंग है जो आपने फॉलो करनी होती है। आपको आगे इसकी एक वो भी दिखा देती हूँ, ये देखो। फंक्शनल के अंदर यू आर गोइंग टू फॉलो अ सिंपल हायरार्की। और आप इसके अंदर देखें कि जनाब सीईओ है तो उसके अंदर आपके पास इंजीनियर्स हैं, आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, आईटी है, एचआर है और आगे उन सबका स्टाफ है। मतलब ये वो चीज़ है जो कि होती ही होती है, ठीक है, मतलब ये रूटीन है। अगली चीज़ है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर क्या आ गया? सीईओ है तो सीईओ के अंदर प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट मैनेजर बी, प्रोजेक्ट मैनेजर सी या प्रोग्राम मैनेजर वो और हर एक का अपना अपना स्टाफ है। मैट्रिक्स के अंदर आ जाओ तो अब क्या है? अब मैंने आपको बताया था कि इन दोनों की कोलैबोरेशन है, मतलब इन दोनों की कोई मिड चीज़ है। तो सीईओ है, सीईओ के अंदर मैनेजर्स भी आ रहे हैं, इंजीनियर्स भी आ रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग के लोग भी आ रहे हैं, आईटी के लोग भी आ रहे हैं, एचआर के लोग भी आ रहे हैं। हर एक का अपना स्टाफ आ रहा है और हर एक स्टाफ के अंदर जो है वो आपके पास ऐसे प्रोग्राम मैनेजर्स हैं, एक पूरी डोमेन है। तो प्रोग्राम मैनेजर्स के अंदर मैनेजर ए, मैनेजर बी, मैनेजर सी। फिर इसी तरह से इंजीनियर्स हैं तो इंजीनियर 1, इंजीनियर 2, इंजीनियर 3। मैन्युफैक्चरिंग में स्टाफ है तो फ्लाइट। गेटिंग द पॉइंट? सो आपका ये बेसिकली इन दोनों आपके जो स्ट्रक्चर है इन दोनों का मिक्सचर जो है वो आपका मैट्रिक्स है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंसेस ऑन प्रोजेक्ट्स। अब अगर आपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फॉलो किया, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स क्या थे? फंक्शनल हो सकते हैं, प्रोजेक्ट हो सकते हैं, मैट्रिक्स हो सकते हैं। वो कह रहा है अगर आपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स को फॉलो किया तो फंक्शनल के अंदर रहते रहते आपके पास ये सारे करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, सॉरी ये सारे करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इस तरह से फुलफिल होंगे।
मैट्रिसेस अगर आपने बनाए तो वो कह रहा है कि वीक मैट्रिसेस, बैलेंस मैट्रिसेस और स्ट्रॉन्ग, सॉरी यहाँ पे आप बल्कि देख सकते हैं, मैंने तो पढ़ा नहीं था, मैंने सिर्फ समझा के मैं आगे निकल गई हूँ। तो मैट्रिक्स क्या है? मिडिल ग्राउंड बिटवीन फंक्शन एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर्स, पर्सोनल ऑफन रिपोर्टेड टू और मोर बॉसेस स्ट्रक्चर्स कैन बी वीक, बैलेंस और स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर जो आपके मैट्रिसेस हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं, तो इसीलिए उसने यहाँ पर तीनों तरह के मैट्रिसेस के बारे में बताया। जैसे अगर सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक उठाते हैं, वो कह रहा है कि प्रोजेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक है कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स अथॉरिटी, प्रोजेक्ट मैनेजर की प्रोजेक्ट के ऊपर कितनी अथॉरिटी है। फंक्शनल के अंदर कह रहा है लिटिल और नन, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर अगर फंक्शनल में देखा जाए तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स आर नो वेयर ना, लेकिन यहाँ पर है। ठीक है, अब ये देखो प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर डायरेक्ट हैं तो हाई टू ऑलमोस्ट टोटल, मतलब कि पूरी अथॉरिटी जो है वो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर की है। लेकिन फंक्शनल के अंदर क्योंकि डायरेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो है वो टीम का पार्ट या उस तरह से प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं बन रहे, फंक्शनल के अंदर क्या हो रहा है कि हर एक हायरार्की के अंदर जो स्टाफ है वो स्टाफ सारा जो है वो काम कर रहा है, तो इसके प्रोजेक्ट मैनेजर की अथॉरिटी जो है वो कम है या बिल्कुल ही नहीं है। और इसी को अगर आप मैट्रिसेस के अंदर लेके जाएं तो स्ट्रॉन्ग मैट्रिसेस के अंदर मॉडरेट टू हाई होगी, बैलेंस के अंदर लो टू मॉडरेट होगी, वीक के अंदर लिमिटेड होगी। गेटिंग द पॉइंट? तो अगर आपने मैट्रिसेस को देखना है तो अथॉरिटी वाइज स्ट्रॉन्ग सबसे ज्यादा होगा, बैलेंस उससे कम होगा और वीक सबसे कम होगा। ठीक हो गई बात। और इसी तरह से बाकी के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन किए हुए हैं और हर एक स्ट्रक्चर को उन्होंने उसके ऊपर कुछ ना कुछ मेंशन किया हुआ है कि यार ये वाले कैरेक्टरिस्टिक हैं तो इन तमाम स्ट्रक्चर्स के अंदर वो किस किस तरह से लाई करें। I hope you are getting the point, or if you are not getting it, then you can ask.